नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी, आप सभी का स्टडी विथ जीतन चैनल पर स्वागत है। आज हम कछवाहा वंश या हम इसी को कच्छपपाद वंश कहते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। इस वंश को हमें आज पूरा देखेंगे। इनका क्षेत्र क्या है, कहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है और ये कितनी शाखाओं में है, क्योंकि ये देखा जाए तो 3 शाखाओं में इसको हम देखेंगे। एक ग्वालियर शाखा, नरवर शाखा और आपके दुबकुंड शाखा को हम इसमें देखेंगे। जिस तरीके से हमने कलचुरी वंश को देखा था 3 शाखाओं में, बिल्कुल सेम ही इसको हम कछवाहा वंश को देखेंगे। वहाँ हमने महेशमती के कलचुरी देखे थे, आपके हमने त्रिपुरी के और रतनपुर के देखे थे। इस वंश के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, परंतु इनके नाम आए हैं। जैसे आपको याद हो तो हम जब प्रतिहार वंश पढ़ा रहे थे गुजर वाले, तो वहाँ हमने बताया था महमूद गजनबी का आक्रमण होता है कन्नौज पर, तो वहाँ के जो तत्कालीन शासक होते हैं राज्यपाल, वो युद्ध लड़ते नहीं, मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, यानी भगोड़े होते हैं। जिससे आपको याद हो गंगदेव जो चंदेल शासक होते हैं, उनके पुत्र विद्याधर जाते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। तो हमने बताया था कि उनकी हत्या भली विद्याधर करते हैं क्योंकि राजा है, परंतु जो मारता है वो कछवाहा वंश के अर्जुन मानते हैं, क्योंकि वो विद्याधर के सामंत थे। यानी कछवाहा वंश को देखा जाए तो चंदेलों के क्या है, सामंत हैं। तो अर्जुन का जिक्र आया था, तो अर्जुन किस वंश का था, इसी वंश का था जिसने राज्यपाल को मारा था, वहां हमने जिक्र किया था। और क्योंकि मध्य प्रदेश के ही रीजन में है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी ज़्यादा है, क्योंकि ये ग्वालियर हुआ, आपका शिवपुरी और शिवपुर, यानी 3 जिलों में ही इनको हम देखेंगे। इसके बाद ये वंश जो है स्थापत्य के दृष्टिकोण से, यानी स्थापत्य कला में इनका योगदान है मध्य प्रदेश के संबंध में, क्योंकि इन्होंने 64 योगनी मंदिर हुआ, आपका सास बहु मंदिर इन्हीं वंश के शासकों ने बनवाए हैं। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। जो भी तथ्य आएंगे उनको हम बोर्ड पर लिखेंगे, बाकी चीज़ हम क्लास के बीच में आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम इस वंश को क्षेत्र देखते हैं कि इसका क्षेत्र कहाँ है। तो क्षेत्र को हम हमेशा ही मैप में ही देखते हैं, तो यहाँ भी देखेंगे। अब ऊपर की रेंज देखेंगे 3 शाखाओं में, क्योंकि हम इनको देखेंगे। पहली शाखा है ग्वालियर की, तो ग्वालियर आपको पता है यहाँ है। इसको लिखेंगे हम ग्वालियर शाखा। ग्वालियर शाखा के बाद शिवपुरी, या इसको हम नरवर वाला रीजन बोलेंगे, यहाँ हमें देखने को मिलेगा नरवर शाखा। ये हो गया आपका नरवर शाखा। और श्योपुर वाले रीजन को देखेंगे, या श्योपुर जो वर्तमान में है, यहाँ हमें मिलेगा दुबकुंड शाखा। यानी हम इनको 3 शाखाओं में पढ़ेंगे। पहला ग्वालियर शाखा, दूसरा नरवर शाखा और तीसरा दुबकुंड शाखा। ये तो आपने क्षेत्र देख लिया इनको। अब कछवाहा वंश की जो उत्पत्ति हुई है उसको भी लिख लें हम, कहाँ से आए हैं। तो ये चंदेलों के सामंत हैं। राजधानी सबकी अलग अलग रहेगी, इसको हम उसको वहाँ देखेंगे। तो लिखेंगे चंदेलों की सामंत रहे या सामंत थे। और अब हम इनको एक एक कर देखते हैं। जैसे पहला हम देखेंगे आपका ग्वालियर शाखा। ग्वालियर शाखा को हम देखें तो इसका जो शासकों का क्रम देखने को मिलता है, हमें 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य हमें ये लोग देखने को मिलते हैं। 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य, ठीक है। और हमें
ग्वालियर शाखा का यदि स्रोत देखा जाए कि हमें इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हम साक्ष्य कहें या स्रोत, ये हमें सास बहू मंदिर अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है इस वंश के बारे में। ठीक, और अब हम क्योंकि इस वंश में कई शासक हैं, इसके प्रमुख शासकों को हम डिस्कस करते हैं, वहीं हम राजधानी वगैरह और किन शासकों ने क्या योगदान दिया है उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लिखते हैं यहाँ प्रमुख शासक। प्रमुख शासक में पहला है लक्ष्मण, इसी को बोला गया है ब्रजदामन, और यही क्या होंगे, संस्थापक होंगे। जो पहले शासक होते हैं किसी भी वंश के, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम प्रायः, संस्थापक थे, यानी कछवाहा वंश के ये संस्थापक थे। दूसरा फैक्ट हम लिखेंगे यहाँ कि इन्होंने इस वंश को किस तरीके से बनाया, तो लिखेंगे इसने चंदेल शासक, क्योंकि चंदेलों के क्या है, सामंत है, तो लिखेंगे इसने चंदेल शासक दंगदेव की सहायता से, दंगदेव कौन है, हम पढ़ा चुके हैं, चंदेल कर्णदेव के पिताजी यानी विद्याधर के दादाजी कह सकते हैं इनको, दंगदेव की सहायता से प्रतिहार शासक विजयपाल को पराजित कर ग्वालियर दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं, यानी ये ग्वालियर आ गए हैं, कब्जा हो गया, इसलिए ग्वालियर शाखा नाम पड़ा। एक इनके बारे में सास बहु अभिलेख में कहा गया है, वो भी लिख लें, तो लिखेंगे सास बहु मंदिर अभिलेख में, सास बहु मंदिर अभिलेख में इसे क्या कहा गया है वो लिखते हैं अपन, इसे कहा गया है कच्छपघात वंश तिलकम, ये कहा गया है। ठीक है, तो बस 3 फैक्ट इनके बारे में ध्यान रखना है। अगले शासक जो हमें देखने को मिलेंगे वो होंगे आपके मंगल राज। थोड़ा थोड़ा जानना है इनके बारे में जितना जरूरत है एग्जाम की दृष्टि में। मंगल राज अगले शासक बनते हैं। इनके संबंध में 2 बातें बताना है। एक तो ये बताना है कि सास बहु अभिलेख में इनका सास बहु अभिलेख में वर्णन है। दूसरा, राजस्थान के बयाना में उषा मंदिर अभिलेख में भी इसका वर्णन है। तो बस यही पर लिखना है 2 चीजें अपन को। सास बहु मंदिर अभिलेख में वर्णित है, ये सास बहु मंदिर अभिलेख में वर्णन है इनका। ठीक है, और एक इनका जो वर्णन है वो राजस्थान के बयाना में स्थित है। राजस्थान के बयाना में स्थित उषा मंदिर अभिलेख में वर्णन है। ठीक है, बस 2 चीजें इनके बारे में, इनका वर्णन भर पता चल रहा है कि इनका वर्णन है। अगले शासक हमें मिलते हैं, यहां लिख दे रहे, बड़े इंपॉर्टेंट है, कीर्तिराज। कीर्तिराज
के बारे में लिखें, वैसे मंगल रेज के में समय लिखना हो तो 995 से लिख सकते हैं अपन 1015 एडी के बाद, और ये आपके 1015 से लेकर 1035 के मध्य देखने को मिलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके, क्योंकि एक प्रश्न आता है या बन सकता है कि ग्वालियर पर महमूद गजनबी का जब आक्रमण हुआ तो उस समय कौन शासक था वहाँ, ठीक है, तो उस समय कीर्तिराज शासक थे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये मध्य प्रदेश के ही क्षेत्र में है ये वंश, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? देखेंगे इसके समय महमूद गजनबी का ग्वालियर पर आक्रमण हुआ था। सब शासक के संबंध में एक दो तथ्य सारे इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। अब अगला जो लिखा है, इन्होंने एक मंदिर बनवाया था उसके बारे में लिखेंगे। इन्होंने सिहोनिया क्षेत्र में, अच्छा, जो लक्ष्मण, आपका यहाँ एक फैक्ट और लिखाना है, मैं लक्ष्मण राजधानी के संबंध में, ब्रजदामन जो संस्थापक थे, यही लिख लें आप, राजधानी कहाँ थी। सिहोनिया राजधानी थी, सिहोनिया, और सिहोनिया के साथ साथ ग्वालियर भी राजधानी रही इनकी, के साथ साथ ग्वालियर भी रही, ध्यान रखना हो आप। यहां लिखेंगे इन्होंने सिहोनिया क्षेत्र पर, या इसने सिहोनिया जो कि राजधानी रही ग्वालियर शाखा के, सिहोनिया क्षेत्र में स्थित एक का मठ मंदिर का निर्माण अपनी पत्नी कनकठे के नाम पर आसन नदी के किनारे बनवाया, नदी के किनारे बनवाया। तो इसमें रानी की मूर्ति नहीं लगी है, ये मंदिर नाम भले उनका है कनकठे रानी के नाम पर, ये मंदिर जो बेसिकली है शिव पार्वती को समर्पित है, शिव पार्वती को समर्पित है, ठीक है। तो आपने 3 शासकों को यहां देख लिया है, हम इसको रफ कर रहे हैं। अगले शासक लिखेंगे मूलराज, ठीक है, क्योंकि अभी चल क्या रहे हैं आपके ग्वालियर शाखा ही देख रहे हैं। और शासक देखने को मिलेंगे हमें मूलराज। मूलराज के बारे में 2 तथ्य है कि इनके बारे में सास बहु मंदिर अभिलेख में इनको 2 उपाधियां दी गई हैं, वो लिखना है। तो लिखेंगे सास बहु मंदिर अभिलेख में 2 उपाधियां दी गई हैं इनको, एक तो भुवनपाल और दूसरी है त्रिलोकपाल, त्रिलोकमल है, ठीक है। ये 2 उपाधियां हैं इसमें, 2 उपाधि दी है, ठीक है। अगले शासक हैं आपके देवपाल। देवपाल फिर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि देवपाल ही वो शासक है जिन्होंने क्या बनवाया है, 64 योगिनी मंदिर बनवाया है, लिखेंगे आप देवपाल।
देवपाल का समय भी है 1055 से 1075 तक। इनके बारे में लिखा जाएगा। पहले तो इनकी उपाधि लिखी जाएगी। अपराजित योद्धा की उपाधि है इनकी। ये सब सास बहु अभिलेख में वर्णित है। दूसरा, जो इन्होंने मंदिर बनवाया है, इन्होंने 64 योगिनी मंदिर मुरैना जिले के पदावली के पास एक गांव है, मितावली गांव के पास, मितावली गांव में बनवाया था। ठीक है। इस मंदिर की कुछ खास बात है तो लिखेंगे, यह मंदिर वृत्ताकार है। दूसरा, यह जो मंदिर है भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। ठीक है। दो चीज आपको यहाँ इनके बारे में जानना थी। अब देवपाल के बाद इनके दो बच्चे आएंगे, पद्मपाल, और पद्मपाल के बाद आपके आएंगे सूरपाल। ठीक है। तो अगले शासक हम लिखते हैं। यहां तक देख लिया आपने। अभी प्रमुख शासक ही चल रहे हैं ग्वालियर शाखा के। नेक्स्ट शासक हैं आपके 6वें नंबर के पद्मपाल। पद्मपाल के बारे में तो एक फैक्ट ये लिखेंगे आप कि ये किसके पुत्र है। ये पुत्र है देवपाल के। देवपाल को जरूर ध्यान रखना है क्योंकि 64 योगिनी मंदिर बनाने में इनका योगदान रहा है। पुत्र हो गए। अगला फैक्ट लिखेगा, यह अत्यंत पराक्रमी, सुंदर आकृति और प्रजा पालन में मनधाता के समान था। ठीक है। दूसरा तथ्य लिखेंगे कि इनके दरबारी विद्वान थे आपके मणिकंड। तो लिखेंगे इनके दरबारी विद्वान मणिकंड ने सास बहु, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सास बहु अभिलेख मंदिर का रचना की थी। यानी जो अभिलेख लिखा था वो इनका ही लिखा हुआ था। इसके बाद आते हैं शूरपाल। शूरपाल भी देवपाल के लड़के हैं, छोटे लड़के हैं। तो अगले शासक लिखेंगे आप देवपाल नहीं, शूरपाल। कौन है तो लिख सकते हैं आप, पिता तो देवपाल है, पिता देवपाल, और भाई किसके हैं ये तो लिखेंगे आप पद्मपाल के भाई। दो फैक्ट लिखा। एक फैक्ट और लिखेंगे आप, कनिंग महोदय ने इसकी तुलना सूरसेन से की है। सूरसेन कौन है
लिखेंगे ग्वालियर दुर्ग के, जिन्होंने ग्वालियर का किला बनवाया था, तो ग्वालियर किले का जिसने ग्वालियर किले का निर्माण किया था, निर्माण करवाया था। ठीक है। सूरपाल के बाद जो अगले शासक देखने को मिलेंगे महिपाल। इसको रफ कर दे रहे हैं क्योंकि महिपाल में हमें कुछ ज़्यादा फैक्ट लिखाना है। महिपाल ने ही सास बहु मंदिर अभिलेख में विष्णु की मूर्ति वहाँ स्थापित करवाई थी। कुछ सास बहु मंदिर के संबंध में भी कुछ हमें तथ्य वहाँ लिखना है। एग्जामों में कई बार रिपीट हुआ, आप तो केवल टिक कर देते कि सास बहु मंदिर अभिलेख कहाँ है, पर आप थोड़ा सा जाने इसको। शासक हैं 8 नंबर के, ग्वालियर की शाखा चल रही है, महिपाल। इनके संबंध में लेके बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो इन्होंने अपनी राजधानी सिहोनिया से ग्वालियर स्थानांतरित कर ली थी। इन्होंने अपनी राजधानी सिहोनिया से, शुरुआत में सिहोनिया ही राजधानी थी इनकी, सिहोनिया से हटाकर ग्वालियर कर ली थी, ग्वालियर कर ली थी। पहला फैक्ट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है कि इसने ही सास बहु मंदिर में विष्णु, सास मंदिर अभिलेख में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था, निर्माण करवाया था। अब सास मंदिर जो अभिलेख है, मंदिर है, इसके संबंध में 2-3 चीजें लिखेंगे आप। इसको और नामों से भी जाना जाता है, जैसे सहस्त्रबाहु मंदिर भी इसको बोलते हैं, और इसी को जो एक अन्य नाम है इसको लिख लें आप, हरिसदनम मंदिर, हरिसदनम मंदिर। और इसी को कई बार ये जुड़वा मंदिरों की श्रेणी में आता है, तो उसको लिखेंगे जुड़वा मंदिर। तीन नामों से जाना जाता है, ठीक है। बाकी सास मंदिर अभिलेख में देखा जाए तो इसको चारों दिशाओं में इसके प्रवेश द्वार थे। 3 दिशाओं में द्वार देखने को मिलते हैं, चौथी दिशा में एक कमरा बना हुआ है जो फिलहाल बंद है, ठीक है। और इसके प्रवेश द्वार पर ब्रह्मा, विष्णु और सरस्वती की ऐसी मूर्तियां भी लगी हुई हैं, खूब ज़्यादा उस पर नक्काशी हुई है। अब भली उस मंदिर उस हालत में नहीं है, फिर है ना, तो आप इसको जान सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसके बारे में। इसमें अलग अलग दिशाओं में 3 प्रवेश द्वार थे, इसमें अलग अलग दिशाओं में 3 प्रवेश द्वार थे, और चौथे द्वार पर या चौथी दिशा में, एक कमरा है जो बंद है, ठीक है। अब बाकी जब हम स्थापत्य तो पढ़ाएंगे आप मंदिर की, तो इसमें और चीज़ें बताएंगे, कितने मंजिला है, सारी चीज़ें। अभी आप इतना जान लें इसको मंदिर के बारे में जो इम्पोर्टेंट था। हाँ, महिपाल के बाद कई शासक और हमें देखने को मिलते हैं, जैसे रतनपाल, है ना। और रतनपाल के बाद हम यहाँ एक फैक्ट लिखेंगे, रतनपाल के बाद पश्चात कई, या रतनपाल के पश्चात कई कछवाहा शासक हुए। अब हम सारे को डिस्कस नहीं करेंगे, जितना हमें देखना था देखेंगे। एक लास्ट फैक्ट लिखने के बाद, क्योंकि जिस वंश की शाखा खत्म करना है वो बल लिखेंगे,
तो लिखेंगे मोहम्मद गौरी का सेवक, मोहम्मद गौरी का सेवक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कछवाहा शासक सुलक्षण को पराजित कर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो आपने इस तरीके से जो प्रमुख हमने 9 शासकों को यहाँ डिस्कस किया ग्वालियर शाखा में, क्या देखा आपने? ये तो हमने बोर्ड पर आपको नोट्स दे दिए। ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले ध्यान रखना है ग्वालियर शाखा है, हमें इसके एविडेंस कहाँ से मिले? हमें सास बहु अभिलेख से एविडेंस मिले। पहली चीज़, राजधानी कहाँ देखने को मिली? हमें इसकी राजधानी सिहोनिया, और सिहोनिया के साथ साथ ग्वालियर में देखने को मिली। वहीं ग्वालियर की रेंज में ही सिहोनिया है। हमें पहला जो शासक मिलता है लक्ष्मण मिलता है, उसी को बृजदामन कहा गया है, वही संस्थापक होते हैं। इसी ने दंग देव की सहायता से चंद शासक थे, और उनकी सहायता से इन्होंने गुर्जर प्रतिहार शासक जिनको हराया था, विजयपाल को हराकर ग्वालियर दुर्ग पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद जो शासक हमें देखने को मिले आपके, कौन मिले? मंगलराज के बारे में वर्णन है, तो सास बहु अभिलेख में वर्णन है, दूसरे राजस्थान के बयाना के ऊषा मंदिर अभिलेख में वर्णन है। कीर्तिराज मिले। कीर्तिराज इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि इनके समय पे ही मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? महमूद गजनबी ने ग्वालियर किले पर या ग्वालियर पर हमला किया था। तो इंपॉर्टेंट रखना है किस कछवाहा शासक के या किस कछवाहा वंश के शासक के समय गजनबी का हमला हुआ, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद इनकी ही रानी के नाम पर, जिनकी रानी का नाम कनकटे होता है, एक का कनमठ बंदर बनवाते हैं जो सिर्फ पार्वती को समर्पित होता है। इसके बाद आपको मूलदेव मिलते हैं, उनको 2 उपाधियां दी गई हैं सास बहु बंदर अभिलेख में। मूल के बाद आपको देवपाल मिलते हैं। देवपाल इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि इन्होंने ही 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कराया था, और 64 योगिनी जो मंदिर है वो विद्याकार है, जो आपकी भारतीय संसद भवन है उसका प्रेरणा स्रोत रही है, क्योंकि उसकी डिजाइन कभी आप नेट पर सर्च कीजिए उस मंदिर को तो आपको संसद भवन जैसा ही दिखेगा। इसके बाद जो शासक हुए, क्योंकि देवपाल के ही लड़के हुए पद्मपाल, तो पद्मपाल में एक मणिकर्ण नाम के विद्वान रहे उनके दरबार में, जिन्होंने सास बहु बंदर अभिलेख की रचना की, तो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सूरपाल देखने को मिले, जिसकी तुलना कनिंगम महोदय ने किससे कर दी? उनकी तुलना कर दी उन्होंने सूरसेन से। तो सूरसेन कौन थे? ग्वालियर किले का निर्माण करने वाला। सूरसेन के बाद बनते या सूरपाल के बाद जो अगले शासक देखने को मिलते हैं महिपाल। महिपाल फिर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि इन्होंने ही सास मंदिर में विष्णु की मूर्ति स्थापित की थी। इसको अन्य नामों से जाना जाता है, वो भी हमने आपको बता दिया। इसके बाद रतनपाल मिले। रतनपाल के बाद कई अन्य शासक मिले परंतु इंपॉर्टेंट नहीं रहे हैं। और फिर आपके मोहम्मद गौरी के जो दास कुतुबुद्दीन ऐबक है, उन्होंने सुलक्षणा शासक थे उनको हराया और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। यानी ग्वालियर शाखा हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। अगली शाखा कौन सी होगी आपकी? नरवर शाखा। नरवर शाखा के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, जितना लिखेंगे आपको यहाँ बता देंगे। बहुत सरल सा है, बहुत कम मात्रा में फैक्ट हैं, आप उनको आराम से याद कर सकते हैं। दूसरी शाखा हम यहां देखेंगे नरवर शाखा। नरवर शाखा नरवर शाखा का प्राचीन नाम नलपुर था। ये हम बता चुके हैं जब हिस्ट्री पढ़ा रहे थे आपको पहले। नरवर शाखा का प्राचीन नाम नलपुर था। कहाँ है ये नरपुर शाखा? तो सिंध नदी के किनारे है। सिंध नदी के किनारे है। ये भी जाना आपने। यहाँ आपने जब जैसे जाना था ग्वालियर के शाखा की कि ये लोग कहाँ से आए, तो हमने वहाँ बताया था कि ये सब चंदेलों की उत्पत्ति से हुए हैं। ये चंदेलों के क्या रहे? सामंत रहे हैं। तो ये जो नरवर शाखा है, जो आपके बृजदामन पहले शासक थे ग्वालियर, उनके पुत्र सुमित के द्वारा इस वंश की क्या की गई? स्थापना की गई।
वो सारे फैक्ट हम आपको लिखा ही रहे हैं। इसकी स्थापना राजा नल ने की थी, राजा नल ने की, इसलिए इसको प्राचीन में क्या बोलते थे, नलपुर बोलते थे, क्योंकि इसकी स्थापना नलपुर के राजा ने की थी। अब हम इसके स्रोत देखेंगे, इसके संस्थापक देखेंगे, किसके, नरवर शाखा के संस्थापक कौन है। भाई वहां तो संस्थापक लक्ष्मण थे, यहाँ संस्थापक कौन है, तो यहाँ संस्थापक लिखेंगे बृजदामन का पुत्र है सुमित। बृजदामन कौन है, जो वहां पहला शासक था, इसको लक्ष्मण ही बोलते थे। बृजदामन के पुत्र सुमित, बृजदामन के पुत्र सुमित ने की थी। लो, संस्थापक भी क्लियर हो गए। अब हमें इसके स्रोत चाहिए हैं, साक्ष्य चाहिए, तो वो लिख लें आप। वहां साक्ष्य कैसे मिले थे हमें, सास बहु अभिलेख मंदिर से, यहाँ नरवर से प्राप्त ताम्रपत्र, नरवर से प्राप्त ताम्रपत्र, ताम्रपत्र एकमात्र साक्ष्य है, पत्र एकमात्र साक्ष्य है। यानी हम कह सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, सीमित साक्ष्य है, मतलब यहाँ साक्ष्य हमें ज्यादा देखने को नहीं मिले हैं, सीमित जानकारी है हमें। तो यहाँ हमें 3 शासक मिलेंगे, उनको बस नाम भर लिखना है हमें, ठीक है ना, प्रमुख शासक के रूप में। तो यहाँ लिख दे रहे हम प्रमुख शासक। पहले शासक हैं यहाँ के गंगन सिंह, नाम भर लिखना है, गंगन सिंह। दूसरे हैं आपके सरदा सिंह, सरदा सिंह। और तीसरे आपके वीर सिंह देव, वीर सिंह देव, ठीक है। इनका यदि समय लिखना हो तो 1190 से हमें इनका समय मिलता है और 1105, और इनका देखा जाए तो 1105 से हमें 1125 देखने को मिलता है। बस इतना ही जानना हमें नरवर शाखा के बारे में। लास्ट शाखा देखेंगे हम दुबकुंड शाखा, इसमें भी 5 शासक हैं और नाम ही लिखना है उसके, ठीक है ना। छोटे छोटे टॉपिक हैं पर मध्य प्रदेश के इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, और कड़ी के रूप में भी ध्यान रखना है, जैसे चंदेलों के बीच में इनका नाम आता है ना। प्रतिहार शासक के समय इनका हम जिक्र करते हैं, ध्यान तो रखना ही है। लिखेंगे आप, अगली शाखा है आपकी दुबकुंड शाखा, यह आपकी तीसरी है, शिवपुर जिले में स्थित है। प्राचीन नाम कहाँ है भाई स्थित, शिवपुर जिले में स्थित है। प्राचीन नाम लिख लें इसका, चंडोब, और इसी को हम डोब भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसके बारे में जो एविडेंस मिले हैं, साक्ष्य कह लें हम इसको, वो कहाँ से मिले हैं, लिख लें आप। 1145 एडी में, 1145 एडी में विक्रम सिंह के दीक्षांकित शिलालेख में, अंतिम शासक थे, शिलालेख में 5 पीढ़ी के शासक के नाम मिलते हैं। 5 पीढ़ी के शासक के नाम मिलते हैं।
अब हम प्रमुख जो 5 शासक हैं उनके नाम पर लिख दे रहे हैं और कुछ नहीं इनके बारे में पढ़ना। प्रमुख शासक पहले हैं आपके युवराज। पहले शासक का नाम क्या है? युवराज। दूसरे शासक को लिखेंगे हम अर्जुन। यही है वो अर्जुन जिन्होंने प्रतिहार शासक राज्यपाल की क्या की थी? हत्या की थी। 1000 से 1015 और 1015 से कितना होगा? 1035 एडी सब में लगाई है। इनके बारे में लिख लें क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यह चंदेल शासक विद्याधर का सामंत था, इसी की बात कर रहे थे हम। क्या लिखेंगे आप? चंदेल शासक विद्याधर का सामंत था, एक फैक्ट। दूसरा फैक्ट लिखेंगे, इसने ही प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या की थी। तो लिखेंगे इसने ही प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या की थी। 3 शासक देख ही लिया आपने यहाँ। अब हम 2 देख ही लिए, तीसरे और लिखे प्रमुख शासकों में, यही लिख दे रहे हैं हम। तीसरे थे आपके अभिमन्यु। अभिमन्यु समय है 1035 से 1045। पुत्र किसके हैं ये सब एक दूसरे के पुत्र हैं। अर्जुन किसका पुत्र है? युवराज का, ध्यान रखना आप। और ये किसका पुत्र है आपका? अर्जुन का। अगले शासक मिलेंगे आपको विजयपाल। हम यहां लिख दे रहे हैं, चौथे शासक हैं आपके विजयपाल। पुत्र किसके हैं? अभिमन्यु के, क्योंकि 5 पीढ़ी मिली है हमें यहाँ। और 5 जो अंतिम शासक है जिनका ये हमें मिला था, विक्रम सिंह। इस तरीके से हमें 5 शासक हमें इनके देखने थे। विक्रम सिंह है, पुत्र किसके हैं? ये पुत्र है आपके विजयपाल के, ठीक है। और ये आपके अंतिम शासक है, समय लिखना हो विजयपाल का तो लिख सकते हैं 1045 से 1075 तक है, ठीक है। इस तरीके से हमने तीनों शाखाओं को देखा। एक विशेष पॉइंट और लिखेंगे और उसको हम खत्म कर देंगे टॉपिक। देखो, वहां हमने नरवर शाखा में 3 शासक को देखे, 3 राजाओं को देखे। यहाँ हमने 5 राजाओं को देखे। और हमने वहाँ बेसिकली 7-8 शासक देखे। कहाँ? ग्वालियर वाले में, क्योंकि वहाँ इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने मंदिर निर्माण वगैरह किए हैं, वो सारे एग्जामों में पूछे भी जाते हैं आपसे। एक विशेष लिखना है इस वंश के बारे में। ढोला मारू गीत का संबंध अभी हम पढ़ाएंगे आपको बाद में। ढोला मारू गीत का संबंध कच्छप घात वंश के शासकों से है। ये कभी एग्जाम में आए तो ध्यान रखना है। क्या है ढोला मारू? तो ढोला मारू गीत जो है एक प्रेम कथा पर आधारित है। तो लिखेंगे ढोला मारू गीत में राजकुमारी ढोला और राजकुमार मारू की प्रेम कथा का वर्णन। बस ये आपको यहां ध्यान रखना है। इस तरीके से हमने कछवाहा वंश को देख लिया। कितनी शाखाओं में थे? ग्वालियर शाखा, नरवर शाखा और आपकी 2 पुंड शाखा। नरवर शाखा तो जान ही चुके हो, जो ब्रजदामन संस्थापक थे ग्वालियर के, उनके ही पुत्र सुमित द्वारा नरवर शाखा की स्थापना की गई।
ठीक है। नरवर शाखा में हम 3 शासकों को देखते हैं। इसकी जानकारी देखी जाए तो एक हमें ताम्रपत्री वहाँ बसता है, ठीक है ना। और आपकी दुष्पुण्य शाखा की दी जाए तो विक्रमादित्य की तीक्षांकित शिलालेख से मिलता है 5 पीढ़ियों का वर्णन, तो वहाँ लिख दिया हमने। और ग्वालियर शाखा को तो पता ही है, सास बहू अभिलेख से ही हमें इसकी जानकारी मिली है। तो इस वंश को हमने मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से जितने भी फैक्ट आने की संभावना थी सारे करा दिए हैं। अब लगभग हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको जो मध्य प्रदेश में आप गुलाम वंश के लोग यहाँ देखने को मिलेंगे हमें, उनको हम यहाँ पढ़ेंगे। यानी दिल्ली सल्तनत के जो प्रभाव हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे उनको देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं इल्तुतमिश के हमले हो रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के यहाँ आक्रमण हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बताएंगे कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंश परिवार थे और किनका मध्य प्रदेश के रीजन में हमले हुए, आक्रमण हुए, कब्जे में रहा, सारी चीज़ें, क्योंकि इसी तरीके से हम मध्य प्रदेश के इतिहास को देख रहे हैं। आज के लिए धन्यवाद।